हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है आकलन उपकरण में प्रदर्शन। इसमें हमने अपने पहले वाले वीडियो में प्रदर्शन के गुणों से संबंधित अध्ययन किया था। आज हम प्रदर्शन विधि के दोष हैं, उन दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है प्रदर्शन विधि के दोषों के अंतर्गत, इसमें जैसे मनोवैज्ञानिकता का अभाव, यानी प्रदर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि छात्रों में अन्वेषणात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों को भली भांति पनपने का अवसर प्रदान नहीं करता है। यानी अन्वेषणात्मक यानी खोजना या ढूंढने की जो प्रवृत्ति होती है और रचनात्मक कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को विद्यार्थियों के अंदर पनपने नहीं देता, क्योंकि इसमें जो है वह जो प्रयोग या प्रदर्शन जब शिक्षक ही करके दिखाता है और इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक क्रियाशील रहता है। तो यानी क्योंकि ये कहा जाता है कि बालक जो है वह स्वभाव से कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, नई नई रचनाएं करना है, नई नई प्रवृत्ति करना है, नई नई खोजों को ढूंढना और उससे संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना। अध्यापक द्वारा सिद्धांतों और नियमों को स्पष्ट करने पर भी छात्रों में उत्सुकता तथा जिज्ञासा यथावत बनी रहती है। इस विधि के माध्यम से बालक केवल देखकर सुनकर ही सीखता है। इसमें कक्षा का वातावरण सक्रिय अवश्य रहता है, लेकिन छात्र की अपेक्षा, विद्यार्थी की अपेक्षा शिक्षक जो है वह अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि शिक्षक पूरे प्रदर्शन को करके दिखाता है। इसलिए जो है इस विधि में मनोवैज्ञानिकता का अभाव माना गया। फिर है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल। अब जो दूसरा जो इसका दोष है वह है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि शिक्षण का सिद्धांत क्या है कि बालक जो है वह करके सीखते हैं, किंतु ये जो है वह शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। छात्र स्वयं प्रयोग करने, उपकरण को छूकर देखने, करो और सीखो आदि की अपेक्षा प्रदर्शन में अधिक शांत रहते हैं, क्योंकि जो सामग्री काम में लेते हैं प्रदर्शन करके जब शिक्षक दिखाता है तो विद्यार्थी इसमें जो है केवल शांत होकर उस प्रयोग को देखता है या प्रदर्शन को देखता है। इसमें सभी छात्रों की रुचि को आवश्यक सीमा तक बनाए रखना कठिन हो जाता है। एक यह होता है कि विद्यार्थी जब खुद प्रयोग करके या प्रदर्शन करके देखते हैं तो उस चीज़ को सीखते हैं, इसलिए यह शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं मानी गई है। फिर है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। क्षमता का अब है इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव, यानी इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने का अवसर नहीं दिया जाता है। इसमें छात्रों में स्वयं ज्ञान प्राप्त करने संबंधी कुशलताओं का विकास नहीं होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर छात्रों को नहीं मिलता है। इसलिए क्या कहा है कि इसमें प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव माना गया है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं उस प्रयोग को नहीं करते हैं, स्वयं उस प्रदर्शन को नहीं करते हैं, इसलिए इसमें प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। तो यानी जो रोल जो होता है इसमें प्रदर्शन में वह अधिक से अधिक शिक्षक का माना जाता है। फिर है अनुकूल परिणामों का न होना।
अनुकूल परिणामों का न होना। अब जो है इसके माध्यम से जो अनुकूल जो परिणाम होने चाहिए वह नहीं होते, क्योंकि यदि शिक्षक कम अनुभवी हो तथा उससे आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो, यानी उसको प्रदर्शन अगर विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन करके जब दिखाता है या उसमें अनुभव की कमी हो या उसको प्रदर्शन से संबंधित आवश्यक जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं हो, ऐसी स्थिति में विधि द्वारा अच्छे परिणाम इस विधि द्वारा अच्छे परिणामों की आशा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि अध्यापक के पास प्रदर्शन तैयारी के लिए समय और सामग्री का अभाव भी इस विधि द्वारा सफलता प्राप्त करने में बाधक होती है, क्योंकि जब तक उसके पास प्रदर्शन से संबंधित कोई सामग्री नहीं होगी और उसके अनुकूल अगर वातावरण भी नहीं होगा तो वह प्रदर्शन जो है प्रदर्शन में या उसकी सफलता में बाधक बनते हैं। फिर है छात्र संख्या का अधिक होना। छात्र संख्या का अधिक होना। अब है इस विधि की सफलता के लिए यह माना जाता है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, परंतु अधिकतर विद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक होती है। ऐसी अवस्था में विधि की सफलता और भी अधिक संदिग्ध या असंदिग्ध हो जाती है, यानी जिन परिणामों की हम आशा करते हैं वह परिणाम हमें इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इस विधि या प्रदर्शन जब विद्यार्थियों के सामने करके दिखाया जाता है तो उस समय एक लिमिट की संख्या में क्लास में जब विद्यार्थी होंगे तो वो प्रदर्शन अच्छे से सफल हो पाएगा। और यदि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो हो सकता है कि आगे बैठे जो विद्यार्थी हैं उनको ठीक से प्रदर्शन समझ में आए और पीछे बैठे जो विद्यार्थी उनको ठीक तरह से समझ में नहीं आ पाए। फिर है प्रयोग प्रदर्शन का आंशिक लाभ। प्रदर्शन का आंशिक लाभ। अब जो है यह मानकर चला जाता है कि सभी छात्र प्रदर्शन करते समय प्रत्येक भाग को समान रूप से देखेंगे, सुनेंगे तथा अवलोकन करते हैं, परंतु वास्तव में सभी छात्र प्रयोग के सभी अंशों को निरंतर ध्यान से नहीं देख पाते हैं और उससे जब विद्यार्थी प्रयोग प्रदर्शन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो अधिगम करने की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। इसलिए जो है प्रयोग प्रदर्शन के आंशिक लाभ मिलते हैं। अब है इससे संबंधित यानी प्रयोग प्रदर्शन से संबंधित कुछ सुझाव है, जिसमें सबसे पहले जैसे प्रदर्शन के लिए आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षक जो है वह प्रदर्शन सही तरीके से विद्यार्थियों के सामने कर सके, जिसमें जैसे मेज है, उचित स्थान है, छात्रों के बैठने की जो व्यवस्था है, ये सब होनी चाहिए। फिर है प्रदर्शन वस्तु का आकार ना तो इतना बड़ा होना चाहिए और ना ही इतना कम होना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को दिखाई ना दे सके, यानी कक्षा प्रदर्शन करने की जो वस्तु उसका आकार कैसा होना चाहिए, कक्षा स्तर के आकार के अनुकूल होना चाहिए। फिर है प्रदर्शन आरंभ करने से पहले समस्त सामग्री को पूर्व में व्यवस्थित कर लेनी चाहिए कि एक के बाद जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय हमें पहले कौन सी सामग्री चाहिए, उसके बाद कौन सी चाहिए, उसके बाद कौन सी चाहिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सामग्री को रखना। फिर है कक्षा में प्रदर्शन मेज के पीछे एक बड़ा श्यामपट भी होना चाहिए, जिससे कि अध्यापक जो है प्रयोग संबंधी जो भी चित्र है, रेखा चित्र है, मुख्य बिंदु है, बातें हैं, उनको श्यामपट पर लिख सके और अथवा प्रयोग के जो परिणाम है उन परिणामों को श्यामपट पर अंकित कर सके। अब जिस कमरे में या जिस कक्षा कक्ष में प्रदर्शन करके दिखाया जाता है तो उससे पूर्व उसका अवलोकन कर लेना चाहिए, जैसे वहाँ पर बिजली है, प्रकाश है, जल है, अंधेरा है, इनकी सुविधा आदि उपलब्ध है या नहीं है। फिर है यदि छात्र
कम संख्या में हो तो उन्हें प्रदर्शन मेज के चारों ओर खड़े होकर दिखाना चाहिए तथा इस प्रयोग के पश्चात छात्रों से जो है छात्रों द्वारा परिणाम निकलवाने चाहिए कि इस प्रयोग का क्या परिणाम निकला है। फिर है विद्यार्थियों में रुचि और तर्क शक्ति विकसित करने के लिए चिंतन और मनन युक्त जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पूछना चाहिए। फिर अध्यापक को यह पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिए कि विद्यार्थियों किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, पहले सरल पूछने हैं फिर कठिन पूछने, यानी सरल से कठिन की ओर प्रश्नों को पूछना चाहिए। फिर है छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए उपकरणों का उपयोग बताना आवश्यक होता है, इससे उन्हें निरीक्षण पर विश्वास अधिक होता है। और फिर जैसे प्रदर्शन के पास अतिरिक्त जो सामग्री है वह अतिरिक्त सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब विद्यार्थियों के सामने प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाया जाता है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए। अब आज का आपका गृह कार्य। प्रदर्शन विधि के दोषों का वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।